डिस्कवरी आईएएस के असेस योर सेल्फ विद सीवीपी श्रीवास्तव कोर्स में आपका स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। यह करेंट अफेयर्स पर आधारित यूनिक कोर्स यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह कोर्स आपको समाचार पत्रों का प्रभावी उपयोग, सामान्य अध्ययन के लगभग 80% पाठ्यक्रम को समझने में सहायक एवं निबंध लेखन में सहायक होगा। इस कोर्स में प्रत्येक सप्ताह 12 टॉपिक पर चर्चा करेंगे और प्रत्येक रविवार एक कक्षा होगी। 52 रविवार 12 टॉपिक 624 टॉपिक पर उत्तर लेखन अभ्यास। इस कोर्स में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफलाइन कक्षा क्लासरूम में प्रति रविवार सुबह 11 बजे 2 कक्षा निःशुल्क। ऑनलाइन कक्षा डिस्कवरी आईएएस के ऐप पर मिलेगी प्रति रविवार सुबह 11 बजे 2 कक्षा निःशुल्क। इस पूरे कोर्स का 1 साल का फीस 17,000 रुपए है, लेकिन अभी 20% की छूट पर 13,600 रुपए में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9313058532 और डाउनलोड करें डिस्कवरी आईएएस के ऐप को। बुकलेट है तुम लोगों के पास ना? पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर गौर से पढ़ के देखा इसको तो बहुत अलग तरह का प्रश्न है यह। भाषा भी उसकी मैंने दूसरे तरीके से रखी है। इसकी भाषा ऐसी, कई बार यूपीएससी में भाषा ऐसी आती है जो लगती बहुत सामान्य है ना, लेकिन उसमें बहुत गूढ़ बात या विश्लेषण छिपा हो। उसी तरह की भाषा है ये कि हम जानते हैं कि सामान्यतः कर्तव्य नैतिक बाध्यता है, लेकिन मूल कर्तव्यों को व्यापक तथा स्पष्टता परिभाषित कानूनों से परिवर्तित कराने का समय आ गया है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। क्या लिखा जाना चाहिए इसमें? क्या इसमें लिखा जाना चाहिए? ये जैसे राष्ट्र विरोधी ना वो देने लगते हैं। जैसे कर्तव्य का क्या मतलब होता है? कर्तव्य एक बाध्यता है, लायबिलिटी, राइट? कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो ये हमारी नैतिकता पर निर्भर करेगा। मुझे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, या राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, या राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। तो जहां शब्द लग गया चाहिए, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति की नैतिकता पर निर्भर करेगा, और नैतिकता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, राइट? कैसे? व्यक्ति के पास 2 चीजें हैं, एक उसका चरित्र और दूसरा उसका आचरण। यही है ना? चरित्र बनेगा मोरल वैल्यू से और आचरण होगा एथिकल वैल्यू से। हो सकता है कोई चीज ऐसी हो जो मेरे लिए नैतिक है, समाज के लिए नैतिक नहीं है। हो सकते हैं ऐसी बातें। बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो मेरे लिए नैतिक नहीं है, समाज के लिए नैतिक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए आतंकवाद फैला रहा है, तो उसके लिए वो नैतिक है, समाज के लिए अनैतिक है। उसी तरह समाज में कोई ऐसी घटना हो सकती है जो मेरे लिए हो सकता है अनैतिक लगे मुझे व्यक्तिगत स्तर पर। जैसे लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए वह अनैतिक लगे व्यक्तिगत, लेकिन न्यायालय ने उसको स्वीकार कर लिया या न्यायालय ने अनुमति दे दी, तो समाज में वह नैतिक हो गया ना। अब हम उसके लिए हम किसी को अपराधी या अभियुक्त नहीं बना सकते, राइट? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा जो कर्तव्य है वह इस पर निर्भर करता है, चरित्र पर, तो चारित्रिक बाध्यता है। इसलिए कर्तव्य को हम इस रूप में देख सकते हैं कि वह हमारे नैतिक मूल्यों से निर्देशित होने वाली चीज है। इसलिए एक एक व्यक्ति की नैतिकता को कानून के दायरे में लाना प्रोबेबली इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, है ना? इसलिए कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाने वाले कानूनों की या तो कमी है
या अगर कानून है भी तो वो उस रूप में बाध्यकारी नहीं हो पा रहे हैं जिस रूप में हम अधिकारों को बाध्यकारी बनाते हैं। जैसे अधिकारों का उल्लंघन हो गया तब तो हम सीधे न्यायालय में चले जाएंगे रिट के लिए, लेकिन अगर हमने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो राज्य हमारे विरुद्ध कार्रवाई करेगा अगर, तो हो सकता है बहुत सारे कानून उसके पास उपलब्ध नहीं हो। राइट? वही बात यहां कही जा रही है कि हम यह जानते हैं कि कर्तव्य नैतिक बाध्यता है, लेकिन मूल कर्तव्यों को व्यापक और स्पष्टता परिभाषित कानूनों से परिवर्तित कराने का समय आ गया है। क्यों आ गया है समय? क्या ऐसा हो गया है समय में? ऐसी कौन सी बात आज के समय में आ गई है जो कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाने की जरूरत है? अगर 1990 के बाद देखा जाए तो उदारवाद है हर जगह, उदारवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी समाज, उदारवाद का दौर चल रहा है, लिबरल दौर है यह। लिबरलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है ना? तो व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों की स्वतंत्रता के अधिकार है, तो दोनों ने अधिकारों के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाकर अधिकारों की मांग की है। ठीक? तो एक तरफ से अधिकारों की मांग हो रही है, दूसरे तरफ से भी अधिकारों की मांग हो रही है, दोनों के बीच टकराव है। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहा। होना क्या चाहिए? राइट एंड ड्यूटीज, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य। अगर इसने भी अधिकार की मांग कर दी तो संघर्ष हो जाएगा, और संघर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं समाज में। इसका मतलब कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो हो गए, न्यायालय में परिवर्तनीय भी बना दिया अधिकारों को, और लेकिन हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे, जिससे कि किसी और के अधिकार का संरक्षण तो नहीं हो रहा, वह भी अपने कर्तव्य का पालन अगर नहीं करेगा तो मेरे अधिकार का भी संरक्षण नहीं होगा। यही है ना स्थिति। इसका मतलब है कि जब तक कि कर्तव्यों को बाध्यकारी नहीं बनाया जाएगा, हम अधिकारों का वास्तविक रूप से संरक्षण नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? यह इसलिए यह कहा जा रहा है कि मूल कर्तव्यों को व्यापक तथा स्पष्टतः परिभाषित कानूनों से परिवर्तित कराने का समय आ गया है। इसकी चर्चा की थी जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ने, और उस कमेटी ने यह कहा था, एक केस है रंगनाथ मिश्रा वर्सेस भारत यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का, उसमें न्यायालय ने यह कहा कि जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। उस रिपोर्ट में क्या है कि मूल कर्तव्यों को कैसे परिवर्तित कराया जाएगा, ये सुझाव सबसे पहले जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ने दिया। ठीक है? अब अगर इस आर्टिकल को देखें तो सरकार की तरफ से क्या बात कही गई है कि अटॉर्नी जनरल सेज नो नीड टू इनैक्ट स्पेसिफिक लॉज टू एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन सिटीजन्स। सरकार का यह कहना है कि ऐसे किसी विशिष्ट कानून की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं और उसके प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत है, लोगों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है, न कि कानून बनाकर डराने की जरूरत है। बेंच सेज कोर्ट हैज बीन वेरी सर्कमस्पेक्ट इन एंटरटेनिंग प्ली। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहां लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कैनॉट इशू मैंडेमस टू पार्लियामेंट टू मेक सच लॉज। उच्चतम न्यायालय संसद को किसी भी कानून, ऐसा कानून नहीं, किसी भी कानून को बनाने के लिए रिट इशू नहीं कर सकती एज ए रूल। ये केवल अटॉर्नी जनरल ने नहीं कहा, ये वास्तविकता भी है कि परमादेश का रिट जो है वह सरकार के विरुद्ध या संसद के विरुद्ध या विधायिका के विरुद्ध कानून बनाने या कानून को लागू करने या किसी समिति के गठन के लिए या किसी आयोग की स्थापना के लिए परमादेश रिट जारी नहीं कराया जा सकता।
इसलिए कि वो यह संस्था सर्वोच्च है विधि बनाने की। संसद तय करेगी कि किस विषय पर कानून बनना चाहिए, कोई दूसरा उस पर दबाव नहीं दे सकता। ठीक है, अगर उस कानून के बनने के बाद मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है तो जिसने हनन किया है उसके विरुद्ध परमादेश जारी होगा कि आप कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे। लेकिन कानून बनाने के लिए हम परमादेश रिट इशू नहीं करा सकते। ठीक, तो जो याचिका दायर की गई थी उसके संदर्भ में यह कहा गया। तो हमारे लिए एक क्वेश्चन तो यही प्रीलिम्स का है कि परमादेश जारी करने में किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता। तो विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता यदि कोई कानून बनाना हो तब। तो ये बात यह कही गई कि अगर सरकार को ऐसा लगता है, विधायिका को ऐसा लगता है कि कर्तव्यों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी कानून की आवश्यकता है तो संसद ही वह कानून बना सकती है। हम न्यायपालिका में याचिका दायर करके परमादेश रिट इशू नहीं करा सकते। राइट, और कर्तव्य के पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उसके प्रति जागरूक हों, न कि हमें कोई डराए कानून बनाकर। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर हमारी नैतिकता या हमारा नैतिक मानदंड कमजोर हो गया है तब क्या होगा। अगर हमने राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं रखी, यदि हम अपनी नैतिकता का प्रयोग नहीं कर रहे, तब कैसे क्या करेंगे। तब तो फिर हो गया कि हमने व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया उसको। अगर हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो किसी न किसी के अधिकार का उल्लंघन होगा ही होगा, और ऐसी स्थिति में समस्या बढ़ती चली जाएगी। सो वी नीड टू हैव समथिंग जो उस कर्तव्य को बाध्यकारी बनाए। राइट, अब यह है कि जो याचिका है उसमें यह कहा जा रहा है कि he wanted to know what the government had done to comply with the Supreme Court's direction in the Rangnath Mishra judgment of 2003 regarding the implementation of the Justice J.S. Verma Committee's report on operationalization of fundamental duties. The committee's work was a part of report of the National Commission to review the working of the Constitution. The report had urged the government to sensitize people and create general awareness among public about their duties and the protection of minorities and freedom of religion. The Supreme Court on February 21 issued notice to the center and the states on this question. सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि the Department of Justice website shows the tremendous amount of work which has been done for the purpose of sensitizing people, both citizens and the students, about Article 51A. The duties are part of the school curriculum. The President and the Prime Minister have addressed this aspect from time to time. A one-year awareness drive was launched. Mr. Venugopal, who was called in to assist the court. However, the court said the government could very well file an affidavit based on which the bench could deal with the petition. ठीक है, इसमें दो बातें हैं, दो चार चीजें मैं लिखवा देता हूं इसको, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। कैसे बनाएंगे बाध्यकारी? मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरे ऊपर कौन सा कानून लगेगा? जैसे जैसे कर्तव्य एक है, कुछ कर्तव्य तो बाध्यकारी हो सकते हैं मान लिया, लेकिन अगर यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है, ये भी तो कर्तव्य है ना, ये बाध्यकारी कैसे बनाएंगे? कानून किसी के हृदय में तो प्रवेश कर नहीं सकता। अगर राष्ट्र ध्वज का अपमान किया हमने तो मान लिया कि ध्वज संहिता बाधित हो गई, तो कुछ कर्तव्य तो ऐसे हैं जिनको बाध्यकारी बनाया जा सकता है, राइट? लेकिन सभी कर्तव्य ऐसे हो नहीं सकते, है ना? तो अब जैसे है कि माता पिता का सम्मान किया जाना चाहिए, माता पिता की देखभाल की जानी चाहिए, वृद्ध जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी देखभाल की जानी चाहिए। अगर हमने उसको छोड़ दिया उनको, या उनको उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, तो एक कानून बनाया सरकार ने जिसके तहत हम दंडित कर सकते हैं, राइट? लेकिन उसके लिए समस्या क्या हो गई कि जिस माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को उसके परिवार ने छोड़ दिया, ही हैज टू फाइल अ केस, उसको केस फाइल करना पड़ेगा ना। न्यायालय हर परिवार के अंदर तो जाके देख नहीं सकता कि स्वतः सुओ मोटो एक्शन ले ले, लेकिन हमारे समाज का ढांचा ऐसा है नहीं कि वह व्यक्ति अपने बच्चे के
विरुद्ध केस फाइल कर दे। सभी परिवार ऐसे होंगे नहीं, राइट? हाँ हाँ हाँ, नहीं वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी है, लेकिन हम उसको न्यायालय तक ले जाएं तब ना। न्यायालय हम तक कैसे पहुंचेगा हर ऐसे कार्य के लिए? हमें न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। पश्चिमी राष्ट्रों में क्या है कि आम आदमी को कानून की समझ है, इसलिए वो न्यायालय में तत्काल जा सकता है। हमारे यहाँ कानून के प्रति जागरूकता नहीं है, हमें पता ही नहीं कि कौन सा कानून है इसके लिए। तो जो मेरे लिए, मेरी सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है, वो मुझे ही जानकारी नहीं है। शिक्षा का स्तर बेहतर है वहां, समाज हमारे समाज से ज्यादा लिबरल है, हमारा समाज धर्म भीरू समाज है। तो हम कानून मानते जरूर हैं। कैसा कानून मानते हैं? धार्मिक। धर्म ने कह दिया तो हम उसको, हमारे लिए बाध्यकारी है ना। वह मंदिर में जूता पहन के नहीं जा सकते, ये नियम है। तो कोई जाएगा जूता पहन के? नहीं जाएगा ना। क्यों? इसका मतलब कि मेरे ऊपर बाध्यकारी कानून है वह। हाँ, तो एक तरीके से बाध्यता होगा नहीं। ये मैंने मान लिया है कि जूता पहन के नहीं जाया जा सकता, वो गलत है वह, और यह धर्म के नियम का उल्लंघन है। तो मेरे ऊपर धर्म की बाध्यता, तो ऐसा नहीं कि भारतीय कानून तोड़ने वाले व्यक्ति हैं। हमने धार्मिक कानूनों को मान ही रखा है, समाज के कानून को मान रखा है। हम संसद के कानूनों की समझ नहीं रखते, यही समस्या आ रही है ना। लेकिन अगर मंदिर में जूता पहन के मैं चला जाऊं और कोई मुझ पर केस करे, तो मैं पूछूंगा ना कि किस कानून में ऐसा लिखा है। अपराध है मेरा, मान लिया, तो धर्म के हिसाब से तो अपराध है। लेकिन जब न्यायालय में वो बात जाएगी तो न्यायालय ये पूछेगा ना कि अपराध की परिभाषा जो दी गई है वो यह है कि मेरे द्वारा किया गया कोई भी कार्य किसी प्रचलित विधि के तहत दंडनीय होना चाहिए, तभी उसको अपराध कहा जाएगा। तो न्यायालय पूछेगा कि किस कानून में ऐसा लिखा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर नहीं लिखा है तो देयर इज नो ऑफेंस। इसके बावजूद मेरे ऊपर वो बाध्यकारी है, चूंकि मैं धर्म भीरू हूं या धर्म को मानने वाला व्यक्ति। तो चूंकि हमारी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हमें कानूनों की समझ नहीं है। अगर कानून की समझ नहीं है तो हमें यह पता नहीं है कि अगर मैं राष्ट्रगान का अपमान करूंगा तो कौन सा कानून बाधित होगा, मुझे खुद जानकारी नहीं। या मुझे यह बताने की कोशिश नहीं की गई है कभी कि राष्ट्रगान जब हो रहा हो तो मुझे खड़ा क्यों होना चाहिए, या राष्ट्रध्वज का सम्मान करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे क्या ऐसा करेंगे जिससे राष्ट्रध्वज का अपमान होगा। तो कुछ बातें जो हमने इधर उधर से सुन रखी हैं वो तो समझ में आ गया कि झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो कुछ बातें, लेकिन हमें ध्वज संहिता की जानकारी तो है नहीं कि हम अपने गाड़ी पर राष्ट्रध्वज लगा सकते हैं कि नहीं। बहुत गाड़ियों में देखा होगा कि वो सही है, गलत है, कहां लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो वी डू नॉट अंडरस्टैंड द लॉ, इसलिए हम अपने कर्तव्यों के लिए बहुत सजग भी नहीं है। क्योंकि कर्तव्य की जानकारी नहीं होगी अगर, तो अधिकारों की भी जानकारी नहीं। और हमने मान लिया है कि हमारे पास अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो हम सबको पता है कि वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट व्हाट टू स्पीक दैट आई डोंट नो। मेरे बोलने के अधिकार पर कहां निर्बंधन लगाया जा सकता है ये मुझे जानकारी नहीं है। तो मैंने कुछ लिखा फेसबुक पर, सरकार ने रोक लगाई, तो मैं उसका विरोध करूंगा कि मेरे बोलने की स्वतंत्रता पर में हस्तक्षेप है। क्यों ऐसा करूंगा? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है अथवा नहीं। ठीक है, इसलिए जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि अगर हम कानून बनाकर कर्तव्यों को जोड़ेंगे अधिकारों के साथ, तभी जाकर हम उसको बाध्यकारी बना सकते हैं। कैसे? कि अगर निःशुल्क विधिक सहायता राज्य नहीं दे, जो राज्य का कर्तव्य है, तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। तो हमने राज्य पर बाध्यकारी बना दिया ना कि अगर राज्य निःशुल्क विधिक सहायता का कर्तव्य पूरा नहीं करता तो नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो नागरिक अपने जीवन के अधिकार की सुरक्षा के लिए तो न्यायालय में जा ही सकता है। ठीक है, और न्यायालय तब यह कहेगा कि यह जो अधिकार उल्लंघित हुआ है
ये आपके निःशुल्क विधिक सहायता नहीं देने के कारण हुआ है। सो यू हैव टू, आपको देना होगा, तो राज्य पर बाध्यकारी हो गया वह। तो हमने उसको अधिकार के साथ जोड़ दिया कर्तव्य को, तो हमारे लिए वो राज्य पर बाध्यकारी हो गया। ठीक उसी तरह अगर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को राज्य के अधिकारों के साथ कानून बनाकर जोड़ दिया जाए तो हमारे कर्तव्यों की बाध्यता भी हो जाएगी। आया समझ में? राइट? जैसे जैसे कि मान लिया, अभी जो उदाहरण दिया मैंने कि राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है। अब मान लें कि हम जो भी स्वतंत्रता सेनानी या जो भी राष्ट्रवादी लोग रहे भारत में, उनकी मूर्ति पर, उनके चित्र पर, उनकी चीजों पर अगर हमने कोई अपमानजनक टिप्पणी की है या हमने उनका अपमान किया है, तो वह एक तरीके से कहीं ना कहीं संबद्ध होना चाहिए कि उन्होंने जिस आदर्श पर काम किया था, हमने उनका अपमान करके उन आदर्शों का अपमान किया है। समझ में आ रही बात? यह प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इसलिए वो शब्दावली है, व्यापक तथा स्पष्टतः परिभाषित कानूनों से। इतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि उस दायरे में सब कुछ आ जाए। यह नहीं होगा कि मैंने गांधी की मूर्ति को तोड़ा, तो गांधी की मूर्ति को तोड़ना किस रूप में गलत है? तो हमने गांधी की मूर्ति को तोड़ा तो शायद हमने गांधीवादी दर्शन का विरोध किया है, और गांधीवादी दर्शन में वो आदर्श भी शामिल है जो स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श थे, और उनको मुझे अपने हृदय में संजोए रखना मेरा कर्तव्य था। लेकिन मैंने उस मूर्ति को तोड़ा, इसका मतलब है कि मैं उन आदर्शों के विरुद्ध जाना चाहता हूं। ये बात कानून में कहीं ना कहीं लिखी होनी चाहिए ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने जो किया वह अपराध है, और तब मेरे कर्तव्य मुझ पर बाध्यकारी होगी। आया समझ में यार? तो एक ऐसे कानून की जरूरत है जो कर्तव्यों को वाकई बाध्यकारी बना दे। अगर तो हम धीरे धीरे अगर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम अधिकारों के संरक्षण को और सुदृढ़ बना पाएंगे। ये जो प्रश्न है इसमें तथ्य कम है, व्याख्या ज्यादा है, एक्सप्लानेटरी क्वेश्चन है, यह एक्सप्लानेशन चाहता है। यह आया समझ में? फैक्ट्स बहुत कम है इसमें। सारे कर्तव्य नहीं है, कुछ कुछ कर्तव्य तो बाध्यकारी जरूर हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं, लेकिन हर कर्तव्य तो बाध्यकारी है नहीं, क्योंकि वो नैतिक, हमने मान रखा है कि वो नैतिक रूप से बाध्यकारी। लेकिन जैसे जैसे नैतिकता के स्तर में गिरावट आ रही है तो वहां पर अब हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते। इमैनुअल कांट ने जो कर्तव्यवादी सिद्धांत दिया है उसमें कांट ने यही कहा है ना कि अगर हम अपनी नैतिकता का पालन करते हैं तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। नहीं तो नैतिक दर्शन अगर कांट का पढ़ा जाएगा तो यही है, इफ यू फॉलो योर मोरल देन यू विल फॉलो योर ड्यूटीज, और इफ यू फॉलो योर ड्यूटीज यू आर अ पर्सन ऑफ हाई मोरल। अगर मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं तो मेरी नैतिकता का स्तर ऊंचा है, या अगर मैं अपना नैतिक स्तर ऊंचा रखूं तो स्वतः अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाऊंगा। तो कर्तव्य के अंदर उसका जो मूल तत्व है वह उसकी नैतिकता है। लेकिन नैतिक मानकों में होने वाली गिरावट के कारण अब कर्तव्यों को अधिकारों के साथ जोड़ने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। इसलिए ऐसे कानूनों की जरूरत है जो स्पष्ट रूप से कर्तव्य को अधिकार के साथ जोड़ने की व्याख्या करें। केवल अस्पष्ट कानून नहीं होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आदर्शों को हृदय में नहीं संजोता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। यह केवल लिखने से काम नहीं चलेगा। हृदय में संजोए नहीं रखने का अर्थ क्या हुआ, यह उस कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। तभी हम किसी व्यक्ति को समझा सकते हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और तब वो बाध्यकारिता उस पर तय की जाएगी। कि जो लैंग्वेज है वो इतनी टफ है कि अगर हम कोई भी मामला खुद पढ़े तो उसे वो समझ में नहीं आता, तो सरल फॉर्म में नहीं लिखा है। बिल्कुल लाया जा सकता है, कमेंट्री जरूर लिखी जानी चाहिए, जिससे कि मतलब आमजन उसे बिल्कुल। जबकि भारत के संविधान की भाषा 150 संविधानों से ज्यादा आसान है। बाकी जो संविधान है विश्व के
उसमें सबसे सरल भाषा भारत के संविधान की है। जैसे मैं तब शुरू में संविधान वाला हम्म, जो आपने मुझे नहीं समझ में आता कि यहाँ पे वो सरकारों को भी समझ में नहीं आता। आम जन कैसे उसे समझेगा? तो आम जन को केवल एक ही चीज समझना है, केवल उद्देशिका, बस। अगर उद्देशिका की समझ है तो भारत की समझ है। लेकिन उद्देशिका को भी समझाने के लिए स्वाभाविक रूप से सरकारों की तरफ से प्रयास होना चाहिए कि संविधान को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए, आम लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, पीजी करने के बाद भी उसको सामान्य रूप से समझाया जाना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बस रट लेते हैं, हाँ हाँ, रटने से काम नहीं आएगा, वो समझ नहीं आता ना। तो भाषा तो बहुत सरल है, नो डाउट। वो विधि की भाषा है, इसलिए वो समस्याग्रस्त होती है, समस्या का कारण बनती है। लेकिन दूसरा क्या है कि बहुत सारे दार्शनिक विचार हैं उसमें। तो अगर सबको एक्सप्लेन करके लिखा गया होता तो 2000 अनुच्छेद होते। ये भी तो समस्या है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। दूसरा, लंबा संविधान होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है, या वेग होने का कारण यह है कि इतने विविधतापूर्ण देश के लिए केवल एक संविधान काम कर रहा है। तो उन सारी बातों को एक साथ उसमें जोड़कर रखना, दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द ड्राफ्टिंग कमिटी। नहीं, हर संस्कृति अलग अलग है, सबकी आवश्यकता अलग है, सबके अधिकार अलग हैं, लेकिन सबको एक साथ बांध कर रखना, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। इसीलिए नेपाल इधर बार-बार बनता है। हाँ हाँ, इसलिए तो अब ऐसी स्थिति में, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसको सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। खास तौर से जो स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम हैं, उनमें संविधान के अध्ययन को, सरल भाषा में संवैधानिक अध्ययन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। विधि की कुछ बातों की समझ व्यक्ति को स्कूल और मतलब शिक्षा के स्तर से ही उसको समझाया जाना चाहिए। केवल यह काम नहीं होगा कि किताब के पीछे हमने मूल कर्तव्य 11 लिख दिए। एनसीईआरटी में होता है ना कि खोलेंगे तो 11 कर्तव्य लिखे हुए हैं, उसको कोई पढ़ता ही नहीं है। आदमी पढ़ता है चैप्टर 1 से, है? हाँ, तो ऐसी स्थिति में उसको सामान्य भाषा में बताया जाना चाहिए और उसको पाठ्यक्रम का अवयव बनाया जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा कि सब्जेक्ट का बैरियर तोड़ना होगा हमें। मैं चाहे फिजिक्स पढ़ूं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ूं, कानून की समझ तो होनी चाहिए ना। फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रयोग मैं कहां करूंगा? भारत में ही ना। अपने फिजिक्स के ज्ञान का प्रयोग मैं कहां कर सकता हूं? अपने देश में करूंगा। अपने देश में करूंगा तो गैर कानूनी तो काम कर नहीं सकता कि फिजिक्स का सिद्धांत यह कर रहा है इसलिए मैं ऐसा करूंगा। तो कानून की समझ साइंस पढ़ने वाले को भी होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट का बैरियर हमें तोड़ना पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम में वो सरल भाषा में लाया जाना चाहिए। अभी क्या है कि संविधान एक वर्ग तक सीमित है। वह वर्ग कौन सा है? जो कानून जानता है, लीगल फ्रेटर्निटी जिसको कहते हैं। वो चाहे एडवोकेट हो, चाहे जस्टिस हो, चाहे लॉ स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, जो लॉ से रिलेटेड जो वर्ग है उसी तक संविधान सीमित होकर रह गया है। यही है ना समस्या उसकी। उसको आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है और उसकी समझ विकसित कराने की जरूरत है, न कि उसको अनुच्छेदों को रटवाने की जरूरत है। उसको अनुच्छेद याद नहीं होंगे उसकी। ये भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में है या अनुच्छेद 20 में है, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता कि भारत को राज्यों का संघ हमने बनाया क्यों हमने भारत को राज्यों का संघ बनाया। कि अगर राज्यों का संघ नहीं होता तो शायद भारत अखंड नहीं बना होता। अलग अलग राज्यों को हमने सांस्कृतिक आधारों पर बांटकर सबको एकीकृत रखा है, नहीं। और एक सरकार ऐसी है जो सबको बांध कर रखती है, और सारे राज्य अलग अलग हैं तो सबकी संस्कृतियों की पहचान अलग अलग है। तो राज्यों के संघ बनाने का उद्देश्य एक यह था कि हमारी सांस्कृतिक अखंडता बनी रहे। यह समझाना पड़ेगा ना यंगस्टर्स को, जिससे उसको राष्ट्र के प्रति निष्ठा भी जगेगी। उसमें उसको समझ में आएगा कि इन व्हाट टाइप ऑफ कंट्री आई लिव, मेरे देश की क्या विशेषता है, यह उसको समझ में आएगा। अदरवाइज हमने तो उसको बचपन में रटवा दिया कि अनेकता में एकता है। हमने उसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक स्टेटमेंट रटवा दिया है, और हमने उसको यह बता दिया है कि फेस्टिवल ऐसे ऐसे होते हैं, उसने रट लिया है उसको, ठीक है। लेकिन उसकी समझ उसके अंदर करानी पड़ेगी। यह कार्य अवश्य किया जाना चाहिए। इस बात को जो भी हम लोग चर्चा करें उसको इस आंसर में लिखा जा सकता है कि कर्तव्यों की बाध्यकारिता इसलिए नहीं है कि हमें कर्तव्यों की समझ ही नहीं है।
क्योंकि हमें अधिकारों की समझ नहीं है। मेरे कौन से अधिकार हैं? जीवन का अधिकार है मेरे पास, तो जीवन के अर्थ में क्या क्या शामिल होता है ये किसको पता चलेगा? जिसने संविधान पढ़ रखा हो कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में प्राण शब्द के अर्थ में शिक्षा और मानवीय गरिमा और स्वास्थ्य एवं पोषण और स्वच्छ पर्यावरण न्यायालय ने शामिल किया था। ये हम जब संविधान पढ़ते हैं तो हमने लिख लिया। आम आदमी से पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ, जीवन का क्या अर्थ है? आम आदमी तो अपने हिसाब से बात करेगा, सभी लोग अपने अपने तरीके से बात करेंगे। तो हमें इसका मतलब कि हमें जीवन के अधिकार की समझ नहीं है। अगर शिक्षा का अधिकार उल्लंघित हो रहा है मेरा, तो मुझे यही नहीं पता कि राइट टू लाइफ इज गेटिंग वायलेटेड। आया समझ में यार? और जिसने उल्लंघित किया उसको भी नहीं पता। तो अपने कर्तव्यों की जानकारी भी नहीं है और अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता वास्तविक जो होनी चाहिए वो नहीं है। हमने 2-4 अधिकार सुनकर रट रखे हैं। बोलने की स्वतंत्रता है, चलने की स्वतंत्रता है, कहां चलेंगे? और चलने पर रोक तो लगाई जा सकती है। अगर जहां प्रधानमंत्री की यात्रा चल रही हो, प्रधानमंत्री जा रहा हो कहीं, जाहिर है सड़क पर ट्रैफिक को रोका जाएगा, लेकिन उसमें भी बहुत लोगों को गुस्सा आता है। अगर कोई मंत्री कहीं सड़क पर जा रहा हो, उसकी गाड़ी जा रही हो, तो ट्रैफिक रोक देगी नहीं पुलिस। क्या मैं कहेंगे कि ये तो मंत्री, ये क्या बात है, हमारा ही देश, मैं संप्रभु, मुझे ही रोका क्यों जा रहा है? इसका मतलब है कि मुझे ना तो अपनी संप्रभुता की समझ है, ना मंत्री के पद की समझ है, ना उस निर्बंधन की समझ है जो लगाया गया है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसलिए मैंने उसको व्यक्तिगत स्तर पर देख लिया अपने हिसाब से, राइट? तो इस आंसर में वो सारी बातें लिखी जा सकती है। आया समझ में? इसको लिख के दिखलाना मुझे। थिंक एंड राइट इट। इस वीक में भले और आंसर नहीं लिखा जाए, इस आंसर को लिखने में 2 घंटे लगेंगे खुद से, क्योंकि इसमें आर्टिकल में कुछ खास है नहीं।